Hello everyone, welcome back to my channel Foster Academy and I hope you are well and healthy. I am श्वेता और स्वागत है आपका इस क्लास में। क्लास नंबर 13 चल रही है। ये आप सभी को पता ही है कि NVS TGT सोशल साइंस की यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं और कार्ल मार्क्स हमारा अगला टॉपिक है। मतलब आज हम कार्ल मार्क्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट नंबर 12 उसमें हमने रशियन रेवोल्यूशन डिस्कस किया था जिसमें कि समाजवाद के बारे में भी कुछ बात हुई थी। ये नेक्स्ट टॉपिक है समाजवाद, यूरोप में समाजवाद। इसके अलावा ये इसका फर्स्ट पार्ट है कार्ल मार्क्स, उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा यूरोप में समाजवाद और थर्ड पार्ट आएगा जिसमें होगा समाजवाद का प्रभाव क्या रहा। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि समाजवाद जो है वो काफी एक अच्छी विचारधारा थी, एक इम्पोर्टेंट विचारधारा थी उस वक्त जिस वक्त पूरी दुनिया उदारवादी और रूढ़िवादी क्रांतिकारी इन विचारों के साथ थी। उस वक्त समाजवाद एक ऐसी विचारधारा उभर के आई जिसने लोगों को कुछ राहत देने का काम किया। मतलब शुरू से जो विचारधाराएं चलती आ रही थी उनसे लोग कहीं ना कहीं सहमत थे, असहमत थे, लेकिन ये एक नई तरीके की चीज आई। वैसे नई तो नहीं थी क्योंकि पहले लोग इस बारे में बात कर चुके थे दार्शनिक, लेकिन जो नए फिलोसफर्स आए जैसे कि कार्ल मार्क्स, उन्होंने समाजवाद की जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग ही तरीके से प्रस्तुत की। तो ये जो समाजवाद है कार्ल मार्क्स की वजह से मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है। तो मार्क्सवादी विचारधारा में मार्क्स ने कुछ चीजें कही लेकिन जो पूरी तरीके से किससे रिलेट करती हैं, समाजवाद से। ठीक है, तो समाजवादी जो विचारधारा है उसके बारे में आज हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं समाजवाद है क्या। देखिए, समाजवाद जैसे कि दूसरी विचारधाराएं होती है, उदारवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा, इसी तरह ये भी एक विचारधारा है जिसमें समाज के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये है कि समाजवाद में पूंजीवाद का विरोध किया गया है, यानी पूंजीपति वर्ग का विरोध किया गया है। ये कहा गया है कि समाज के बारे में एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो पूरे समाज को नियंत्रित करे, या फिर कह सकते हैं जो पूरे समाज के लिए भले में हो, और ऐसा ना हो जिससे किसी एक का ही फायदा हो रहा है, समाज में सभी को इक्वल लाभ मिले। इस चीज के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो कार्ल मार्क्स जो विचारक हैं ये जर्मनी से हैं। ठीक है, जन्म देख लेते हैं इनका कब हुआ, 5 मई 1818 में ट्रेविस जगह पर प्रशा के, और शिक्षा इनकी हुई बोन यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा कुछ एक घटनाएं हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में देख लेते हैं। 1841 में इन्होंने डॉक्टरी की जो डिग्री है वो प्राप्त की। इसके अलावा 1842 में इन्होंने राइन समाचार पत्र में लेखन कार्य शुरू किया, यानी ये एक समाचार पत्र का नाम है, न्यूज़पेपर का। तो इस राइन न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखना शुरू किया। चलिए, लिखना तो शुरू कर दिया। अब जब लिखते हैं, जब कोई विचारक होते हैं और वो लिखते हैं तो वो छुपा नहीं पाते अपने विचारों को, और उन विचारों को वो पूरे तरीके से अपने लेखन में डाल देते हैं। तो यही चीज हुई। लेकिन इस चीज का क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो प्रशा है, जहां पर ये रहते थे, प्रशा की जो गवर्नमेंट है, उसको इनके विचार बिल्कुल भी सही नहीं लगे और उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन, मतलब इसका, इनके विचारों का विरोध किया। अब हुआ ये क्या कार्ल मार्क्स के साथ, क्या जितने भी दार्शनिक हैं उन्होंने जो भी विचारधाराएं दी, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उनको फिर क्या होता था, वो वहां से भागना पड़ता था या फिर देश निकाला दे दिया जाता था, और ये सब चीजें उनको फेस करनी पड़ती थी। तो यही चीज इनके साथ हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी। आर्थिक तंगी की समस्या भी इनके साथ लगी रही। मार्क्स की जो मुलाकात है या मार्क्स की जो मीटिंग है वो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ हुई 1844 में। किसके साथ? फ्रेडरिक एंगल्स। आपने नाम सुना होगा, जब भी मार्क्सवादी विचारधारा का नाम आता है तो मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स एक साथ ही लिखा जाता है, क्योंकि इन दोनों में अच्छी दोस्ती थी और इन दोनों ने साथ मिलकर कुछ राइटिंग्स भी की थी, मतलब कुछ काम भी किया था। ठीक है, काफी बुक्स भी लिखी थी, ये भी हम मेंशन करेंगे आगे अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो इनकी काफी अच्छी मित्रता थी और एंगल्स को सब कुछ पता था कार्ल मार्क्स के बारे में। ये सब चीजें चल रही थी और 1848 में एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई। ये क्या थी? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इस घोषणा पत्र में क्या मेंशन चीज की गई कि जो शासक वर्ग है, कम्युनिस्ट क्रांति के डर से जो शासक वर्ग है वो एकदम भयभीत हो उठा, वो डरने लगा, कांपने लगा। तो ये कहा गया कि जो मजदूर है उनके पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मजदूरों को तो डरने की जरूरत है ही नहीं। डरने की जरूरत तो अब शासक वर्ग को है, क्योंकि उनका जो है क्राउन, उनकी जो गद्दी है वो छीन सकती है, लेकिन मजदूरों का कुछ भी छीन नहीं सकता।
तो इस तरीके की विचारधाराएं थी। इनको बेल्जियम से भी निष्कासित कर दिया गया। ये सब चीजें चलती रही। तो क्योंकि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, लाइफ स्टेबल नहीं थी, स्थिर नहीं थी, इस वजह से प्रॉब्लम्स आई और पैसों की कमी थी, आर्थिक तंगी थी। तो फैमिली कैसे चीजें होती है। हाँ, वाइफ का नाम मेंशन करना हम यहाँ पर भूल गए। तो वाइफ का जो नाम है ये इनकी एक क्या कहते हैं, जीवनी मेंशन किया गया है। स्टेपनोवा ने इनकी जीवनी लिखी है, उसमें इनकी वाइफ को मेंशन किया गया है। तो 1843 में उन्होंने शादी करी जेनी के साथ। ठीक है, 1843 में जेनी के साथ उन्होंने विवाह किया, शादी की। तो अब यहाँ पर बात हो रही है इनकी लाइफ की एक और इम्पोर्टेंट चीज की, जो थी इनके बच्चों से रिलेटेड। 1850 में इनके पुत्र की मृत्यु हो गई और 1852 में इनकी पुत्री की, यानी इनकी जो बच्ची है उसकी मृत्यु हो गई। और इनके पास इनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे, इतनी ज्यादा खराब हालत इनकी हो गई थी। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, इनकी बुक है एक दास कैपिटल, क्योंकि जब किसी इंसान का कोई ठिकाना नहीं होगा तो वो कहाँ से स्टेबल हो पाएगा। स्टेबल नहीं होगा तो फिर पैसा नहीं होगा तो फिर वो अपनी जीवन कैसे चलाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है दास कैपिटल की। इनकी एक बुक है दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने कुछ एक चीज मेंशन करी है। ठीक है, और विचारधारा मेंशन करी है पूंजीवाद को लेकर। ठीक है, कि पूंजीवाद किस तरीके से समाज का दुश्मन है, इस तरीके से इन्होंने ये मेंशन किया है। और 1867 इसका ईयर है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि दास कैपिटल पूछ ली जाती है। दास कैपिटल के बारे में एक चीज हो रहा है, इसके 3 खंड थे प्रॉपर। तो 3 में से जो पहला खंड है वो तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, और जो बाकी के 2 खंड है इसके, उनको कार्ल मार्क्स के फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स ने कंप्लीट किया था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल ही रही थी और इन प्रॉब्लम्स के बीच में एक चीज और हुई। – 1881 में मार्क्स की जो वाइफ थी जेनी, उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये काफी सदमे में आ गए। उसके बाद ये बीमार भी रहने लगे। ठीक है, तो इनका जो फ्रेंड है फ्रेडरिक एंगल्स ने बताया कि जेनी की मृत्यु के बाद ये काफी ज्यादा टूट गए थे और बुढ़ापा था और वीकनेस भी काफी ज्यादा आ गई थी और इकोनॉमिकली भी काफी वीक थे। तो इस चीज का प्रभाव ये पड़ा कि अब बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे ये। और 14 मार्च 1883 में इनकी भी डेथ हो गई। किसकी? मार्क्स की। ठीक है, तो 81 में वाइफ की डेथ हुई और 83 में इनकी डेथ हो गई। और फ्रेडरिक एंगल्स ने बोला कि दुनिया ने एक महानतम रत्न खो दिया है। कार्ल मार्क्स के गुजरने को फ्रेडरिक एंगल्स ने बोला कि दुनिया ने एक महानतम रत्न खो दिया है, जिसने ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की जो पूरे समाज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी आने वाले टाइम में। तो कार्ल मार्क्स की कुछ कृतियां, रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स की कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1843, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। होली फैमिली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जर्मन आइडियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट है। क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस ये इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट बुक है। सिविल वॉर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये 5-6 बुक है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, कुछ बुक्स इन दोनों फ्रेंड्स के साथ में ही लिखी थी, जैसे कि द होली फैमिली साथ में लिखी थी इन्होंने बुक। इसके अलावा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी और द जर्मन आइडियोलॉजी लिखी थी, और एक बुक और है ऑन इंडिया, ये भी इन्होंने साथ में ही लिखी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं आप मार्क्स के विचारों के स्रोत। देखिए, जब भी कोई विचारक होता है या फिर कोई भी दार्शनिक है, तो उसके जो विचार हैं या उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो पर्सपेक्टिव है, वो बनने के लिए काफी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि एक तो खुद का ही अपना एक्सपीरियंस कि हमारी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, वो काफी इफेक्ट डालता है विचारधारा में। जैसे कि आपने मैकियावेली पढ़ा होगा, तो उसके साथ जो चीजें हुई थी और उस टाइम में क्या चीजें हुई थी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताई गई है। खैर, हम यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो मार्क्स में ने उस वक्त समाज की ये कंडीशन थी, उस चीज को देखते हुए भी काफी उसके विचारों पे फर्क पड़ा। तो क्योंकि उसको आर्थिक तंगी फेस करनी पड़ी, ये देखा उसने कि मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है और एक वर्ग है शासक वर्ग, वो ही सब कुछ कंट्रोल करता है, वही सब कुछ नियंत्रण में रखता है और मजदूरों को कुछ भी फायदा नहीं होता। तो इन सब विचारों का उसके ऊपर बहुत असर पड़ा और इन विचारों के लिए उसने, ये विचार उसके सिर्फ अपने नहीं थे, सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसके ही विचार थे,
उसने और भी जो विचारक हैं उनके बारे में भी चीजें कंसीडर की थी पहले, जैसे कि जर्मन विद्वान, इन सब का असर उसके विचारों पर पड़ा था। जर्मन विद्वान अगर बात करें तो इसमें आते हैं हीगल। हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति का जो सिद्धांत था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा मार्क्स के लिए, और द्वंद्वात्मक पद्धति के ऊपर ही इन्होंने भी काफी बड़ी फिलॉसफी दी थी। इसके अलावा बात करें, एक और थे हीगलवादी थे, वो भी क्या नाम है, फायरबाख। ठीक है, और इससे इन्होंने भौतिकवाद का सिद्धांत लिया, यानी हर फिलोसफर से कुछ ना कुछ इन्होंने सीखा जरूर। ब्रिटिश विद्वानों की, ब्रिटिश फिलोसफर्स की अगर बात करें तो इनमें इंपॉर्टेंट है एडम स्मिथ का नाम, इसके अलावा है रिकार्डो का नाम। ठीक है, इनसे इन्होंने कौन सा सिद्धांत, इनका जो श्रम का सिद्धांत था, श्रम का सिद्धांत, इसी से इन्हें इंस्पिरेशन मिली कौन सा सिद्धांत देने की, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। फ्रेंच जो देख लेते हैं, सेंट साइमन हो गया, ये वर्ड याद रखिए, कल्पना मूलक समाजवाद। कल्पना मूलक समाजवाद में कुछ एक नेम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेंट साइमन है, इसके अलावा चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, ये तो हमने भी देखे ही थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन। इन सभी को समाजवादी तो थे ये, लेकिन कल्पना मूलक समाजवादी थे। इनकी जो समाजवाद है उसमें कल्पना ज्यादा झलकती थी, तो इनसे भी काफी विचार लिए थे। समाजवादी विचारधारा को स्ट्रॉन्ग इन्होंने बनाया था, इन्हीं के कॉन्सेप्ट से को भी एक्सेप्ट किया था कार्ल मार्क्स ने, और उसको अपने हिसाब से फिर आगे बढ़ाया था। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए थे और अपने हिसाब से उन्होंने चीजें बदली थी, इसलिए इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक तौर पर चीजें की थी, तथ्यों के आधार पर, और कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे, इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। अब देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद जो है उसके कुछ पिलर्स हैं, उसके कुछ स्तंभ हैं, देख लेते हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। थर्ड टॉपिक है हमारे पास वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे अभी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या था। तो जैसे कि हमने बात की थी, हीगल से इन्होंने द्वंद्वात्मक सिद्धांत लिया है, और जो दूसरा एक नेम था उससे इन्होंने, और दूसरा नेम क्या था, फायरबाख। ठीक है, वहां से इन्होंने भौतिकवाद के सिद्धांत को डेवलप किया था। तो इन दोनों शब्दों का मतलब क्या था ये हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो फिलोसफर थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने समाजवाद की जो व्याख्या दी है वो इन सब फिलोसफर से कुछ अलग है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि वर्तमान में, यानी इस समय में जो भी चीजें हो रही हैं उनके लिए ये जो इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और जितने भी आगे इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो इसी दिशा में अगर चलेंगे तो उनकी काफी इसमें हेल्प मिल सकती है, और भविष्य में उनका किस तरीके से उनको काम करना है, क्या उनकी पॉलिसी होनी चाहिए, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करके वो और ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां कर सकते हैं, ये सब चीज इसी के थ्रू उन्होंने मेंशन करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इनकी जो पहला शब्द है द्वंद्वात्मक, इसका मतलब इन्होंने क्या बताया, ये इस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार क्या है, सृष्टि का विकास हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा कैसे क्वेश्चन दे देते हैं कई बार, सृष्टि का विकास हो रहा है, जिसके हिसाब से सृष्टि का विकास हो रहा है। और जो दूसरा शब्द है भौतिकवाद, इसका मतलब है सृष्टि के मूल तत्व, सृष्टि का मूल तत्व। अब यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो पदार्थ होता है वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, यानी हमेशा गतिशील रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। आज जो चीज है वो आने वाले समय में बदल जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद फिर बदल जाएगी। तो जैसे ही स्थितियों में परिवर्तन होगा,
तो फिर उसका असर समाज की दूसरे पहलुओं पर भी देखने को जरूर मिलेगा। जैसी परिस्थितियां बनी रहेंगी ऐसे ही समाज डेवलप हो जाएगा। और इन्होंने ये एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं विचार को डेवलप किया। इस विचार में आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उत्पादन प्रणाली को काफी इंपॉर्टेंस दी, इतनी इंपॉर्टेंस दी कि इसी के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो समझ रहे हैं आप, इन्होंने बोला है कि पदार्थ जो होता है, कोई भी वस्तु जो होती है वो गतिशील होती है, कभी भी ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर ही वो रहेगी या फिर कोई एक ही विचार हमेशा चलता रहेगा। इनका कहने का मतलब है हमेशा एक ही विचारधारा नहीं चलती रहेगी, एक ही विचार नहीं चलता रहेगा, उसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया के थ्रू हम देखेंगे कि ये चीज काम कैसे करती है। तो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये किस तरीके से काम करता है। इसमें 3 चीजों को मेंशन किया गया है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने कहा है कि विकास का जो क्रम है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो सीधा नहीं होता है। उस हिसाब से वाद होता है, फिर प्रतिवाद और लास्ट जो इसका स्टेप है वो है संवाद। इसको समझाने के लिए हीगल ने और हीगल के जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, उन्होंने किस चीज का उदाहरण लिया वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर वाद की बात करें तो एक गेहूं का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। ठीक है, गेहूं के दाने का एग्जाम्पल लिया है। तो गेहूं का जो दाना है वो है वाद, और उस दाने को जब बोया और उसमें से पौधा निकला वो हुआ प्रतिवाद। ठीक है, और उस पौधे पर जब बाली आई और गेहूं आया उस पर, और मतलब गेहूं पक गया और दाना बन गया, और उसके बाद फिर वो जो पौधा है वो सूख कर नष्ट हो गया, तो वो हो गया तीसरा चरण, ये है संवाद। ठीक है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। दूसरे तरीके से अगर इसको देखने की कोशिश करें, अगर आर्थिक जीवन की बात करी है मार्क्स ने, ठीक है, तो आर्थिक जीवन में कैसे काम करता है, किस तरीके की अवस्थाओं से होकर गुजरता है, वो देखते हैं यहाँ पर। तो वाद कहा है इन्होंने पूंजीवाद को। ठीक है, पूंजीवाद पहला चरण। दूसरा है प्रतिवाद। प्रतिवाद क्या है, जब सर्वहारा जो वर्ग है उसके अधिनायक तंत्र की जब अवस्था आ जाएगी, उस अवस्था को इन्होंने क्या कहा है, प्रतिवाद। और फाइनली जो थर्ड स्टेप होगा, इसके बाद संघर्ष हो जाएगा जब, उसके बाद आएगा साम्यवाद। ठीक है, और ये है लास्ट में संवाद। तो पहले वाद होगा, फिर प्रतिवाद होगा और लास्ट में होगा संवाद। तो इस तरीके से उन्होंने चीजों को समझाने की कोशिश की है। अब ये तो द्वंद्वात्मक के बारे में था। अब हम देखते हैं कि भौतिकवाद के बारे में इनका क्या विचार है, भौतिकवाद से इन्होंने इनका क्या संबंध है। तो जहां हीगल ने क्या कहा भौतिकवाद के बारे में कि ये चेतना से रिलेट करता है, यानी सृष्टि का जो मूल तत्व है वो चेतना है, ये बोला हीगल ने। लेकिन कार्ल मार्क्स ने बोला कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वो चेतना में नहीं, वो जड़ में है। किसमें है, जड़ में है। जड़ को माना उन्होंने सृष्टि का मूल तत्व, और यहाँ तक कि उसकी उत्पत्ति भी उन्होंने जड़ से ही बोल दी। यहाँ पर चेतना की उत्पत्ति भी उन्होंने जड़ से ही बोल दी। इतना इंपॉर्टेंट इसका रूल दिया। यहाँ पर जड़ का क्या मतलब है, जड़ का यहाँ पर मतलब है भौतिक परिस्थितियों से। ठीक है, भौतिक परिस्थितियों से, या फिर कह सकते हैं कि आर्थिक परिस्थितियों से। ठीक है, आर्थिक परिस्थितियों से। कि जड़ क्या है, भौतिकवाद का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वस्तु है, कोई एक पदार्थ है, वो हमेशा गतिशील रहता है, परिवर्तनशील रहता है। ऐसे ही हीगल ने तो बोला कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वो चेतना है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने बोला सृष्टि का मूल तत्व जड़ है, और जड़ का मतलब यहाँ पर भौतिक परिस्थिति या फिर आर्थिक परिस्थिति को बताया गया है। मार्क्स ने बोला है कि जो आर्थिक संबंध है वो क्या है, मेनली उत्पादन प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादन प्रणाली का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति की बात होगी तो उत्पादन प्रणाली अपने आप ही आ जाएगी। तो जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आएगा तो किस में परिवर्तन आएगा, तो समाज में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिए कि जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आएगा उसी वक्त समाज में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और
ये जो समाज में परिवर्तन होगा ये द्वंद्वात्मक पद्धति से ही होता है। तो इन्होंने ये चीज बोली है। ठीक है, तो भौतिकवाद आप समझ गए होंगे। इसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने चेतना की बात की है या फिर जड़ की बात की है। तो आपको ये बताना है कि इन्होंने जड़ की बात की, यानी भौतिक परिस्थितियों के या फिर आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बताया है कि जब आर्थिक परिस्थिति बदलती है, उत्पादन प्रणाली में जब चेंजेस आते हैं तो समाज में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की। ऐतिहासिक का मतलब आप इतिहास से लगा सकते हैं। ठीक है, भौतिकवाद का मतलब आप वस्तुओं से, पदार्थों से लगा सकते हैं, यानी कि जड़, यानी जो परिस्थिति होती है, आर्थिक परिस्थितियां। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, द्वंद्वात्मक विकास के कुछ नियम भी हैं। इसके 3 नियम हैं, जल्दी से बता देती हूँ। पहला नियम क्या है? संघर्ष का नियम। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं विपरीतों की एकता का नियम। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि प्रत्येक जो वस्तु होती है उसमें परस्पर 2 विरोधी गुट होते हैं या फिर 2 विरोधी ध्रुव होते हैं एक तरीके से। ठीक है, मतलब वहां पे संघर्ष हमेशा बना ही रहता है। दूसरा इसने बोला है परिणाम से गुण की तरफ, परिणाम से गुण की तरफ। इनका कहने का मतलब है कि जब मात्रा में परिवर्तन आता है तो उससे क्या होगा, उससे गुण में भी परिवर्तन आ जाएगा। मात्रा में परिवर्तन के हिसाब से गुण में भी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि जल को जब बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, भाप बन जाती है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, भाप। ठीक है, जल गर्म होकर क्या किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, भाप में। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली है, निषेध नियम। निषेध नियम। इसमें इन्होंने बोला है कि जब 2 परस्पर विरोधी ग्रुप टकराते हैं, यानी वो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई तत्व जो होता है वो दूसरे तत्व से टकराता है, तो वो शून्य नहीं होता है, फिर वो अपने शुरुआती स्टेज में नहीं पहुंचता, वो अपनी उच्च स्तर पर पहुंच जाता है या अपनी उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, वो उसका जो लेवल है वो और ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने वाद प्रतिवाद संवाद बोला ना, पहले वाद हुआ, फिर प्रतिवाद हुआ और फिर संवाद हुआ। इस तरीके से संघर्ष की स्थिति बनती है और फाइनली क्या है, आपके पास आउटपुट आ जाता है और आपको उच्च अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक भौतिकवाद की। ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप समझ ही चुके हैं कि हर एक समय में अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिली है। कोई भी युग हो, जो समाज होता है उसका संबंध किससे होता है, आर्थिक। ठीक है, समाज में आर्थिक संबंध जो है वो सामाजिक संबंध को भी प्रभावित करता है, या फिर कह सकते हैं समाज का जो आर्थिक संबंध है वो समाज की प्रगति को निर्धारित करता है। ठीक है, आर्थिक संबंध जो है वो समाज की प्रगति को डिसाइड करता है। जैसे कि मैंने उत्पादन प्रणाली बताई है, अगर उत्पादन प्रणाली कैसी होगी, उत्पादन प्रणाली बढ़िया तरीके से चलेगी और उसका जो स्ट्रक्चर है वो साम्यवादी तरीके से चलेगा तो उसका लेवल हाई हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स अगर वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था होगी तो उस पर किसी एक का कंट्रोल होगा और जो व्यवस्था है, समाज है, वो सही कंडीशन में नहीं जाएगा, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर्थिक संबंध का आर्थिक जो स्थिति है उसका संबंध किस चीज से है, प्रगति से, समाज में प्रगति से। और इसी हिसाब से उन्होंने समाज के 2 गुण बताए हैं, या समाज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 तत्वों में डिवाइड किया, ये कह सकते हैं। एक है आधार और एक है अधिरचना। आधार और अधिरचना। आधार का यहाँ पर क्या मतलब है, आधार का मतलब है समाज का प्रमुख तत्व, उत्पादन प्रणाली। ठीक है, फिर से मैंने उत्पादन प्रणाली की बात की है ना, यानी समाज का आधार क्या है, उत्पादन प्रणाली। और अगर अधिरचना की बात करें, इससे मतलब होता है सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, इसके अलावा धार्मिक संबंध। ठीक है, या फिर कह सकते हैं परिवर्तन।
तो जब आधार में यानी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आएगा तो अधिरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर उत्पादन प्रणाली अच्छी है तो सामाजिक स्थिति भी सही होगी, कानूनी तौर पर भी सही होगा, राजनीतिक धार्मिक परिवर्तन भी बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे। इसको इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, जैसे कि मनुष्य का जो संबंध है अपने समाज से वो अलग अलग समय में बदलता रहता है। जैसे कि जब उत्पादन कैसे होता था, हाथ की चक्की से होता था, तो देखते देखते कौन सा वाद आया, साम्यवाद। लेकिन जब उत्पादन किससे होने लगा, भाप की चक्की से, तो कौन सी कंडीशन आई, सॉरी साम्यवाद नहीं आएगा यहाँ पर आएगा सामंतवाद। ठीक है, सामंतवाद। उत्पादन जब हाथ की चक्की से हुआ तो सामंतवाद देखने को मिला। सामंतवादी कंडीशन वो होती है जब राजा होता है, राजा किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है कि वो जहां से राजस्व वगैरह टैक्स वगैरह वसूल कर सके। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो ये सामंतवादी विचारधारा हो जाती है। और फिर जब भाप की चक्की से उत्पादन और बढ़ा तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जैसा उत्पादन प्रणाली होगी इसी कंट्री की, वैसा ही वहां के समाज का स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अवस्थाएं। यस, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवस्थाएं। हमने ऐतिहासिक भौतिकवाद देख लिया क्या होता है, लेकिन इसकी जो अवस्थाएं हैं मतलब हर एक युग में हर एक जगह पर चीजें चेंज देखने को मिली। तो देखते हैं पहली आदिम साम्यवादी युग। देखिए, साम्यवादी शब्द का मतलब अपने आप में क्या होता है, समूह में, मतलब सभी की चीजें हैं। आदिम साम्यवादी युग है यानी जब टाइम सिविलाइज नहीं था, सभ्य नहीं थे लोग, लेकिन देखो फिर भी ये जो टाइम था ये ऐसा था कि जिस पर संपत्ति का यानी प्रॉपर्टी का किसी का भी कंट्रोल नहीं था, कोई मालिक नहीं था, कोई दास नहीं था। जो प्रॉपर्टी है वो सबकी थी, पूरे समूह की थी, सामूहिक थी, और किसी का भी शोषण उस वक्त में नहीं होता था। ठीक है, दूसरा जो अवस्था आती है वो आती है दास अवस्था। दास अवस्था ऐसा है कि जब नई नई चीजें आने लगी, नए नए आविष्कार होने लगे, जैसे कि हल का आविष्कार, तो लोग खेती करने लगे, जमीन भी हड़पने लगे, कुछ लोग थे, मालिक थे। तो क्या था, ये जो वर्ग है मालिक वर्ग, ये आने लगा। तो ज्यादातर जमीन जिसके पास होने लगी वो मालिक वर्ग, और ये मालिक किससे, दासों से अपना काम करवाया करते थे। और इनकी जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, मतलब अच्छी स्थिति इनकी नहीं थी। ना ही तो इनके काम के घंटे डिसाइड होते थे, ना ही वेतन डिसाइड होता था, ना ही इनका कोई राइट था, ना ही इनको इंसान समझा जाता था। तो कुछ भी अच्छी कंडीशन इनके साथ नहीं थी, जो बर्ताव था वो काफी बुरा रहा करता था। तो मालिक और दास की यहाँ पर स्थिति आ गई, दास व्यवस्था यहाँ पर आ गई, दास अवस्था आ गई। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उत्पादन की एशियाई पद्धति। एशियाई पद्धति क्यों, क्योंकि ये पद्धति जो है सिर्फ एशिया तक ही सीमित थी, इसलिए इसको एशियाई पद्धति कहा जाता था। इसमें क्या था, एक जो वर्ग था ये संपन्न वर्ग आ गया। ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत शौहरत सब कुछ है। और ये वर्ग क्या करता था, ये वर्ग जो किसान है, उन छोटे किसान है, मजदूर है, उनसे काम करवाया करते थे, और जितना भी उपज है उसका कुछ हिस्सा किसको दिया करते थे, उनको दे दिया करते थे। ठीक है, जिससे कि सिर्फ उनका खाने पीने का या फिर उनका गुजारा हो जाए, सिर्फ इतना हिस्सा ही उनको दे दिया करते थे, जिससे कि उनका काम चल जाए, और बाकी हिस्सा ही अपने पास ही रख लिया करते थे। तो ये एशियाई पद्धति थी। सामंत युग की बात करें तो सबसे पहले इस वर्ड को समझना जरूरी है। सामंत क्या होता है, सामंत एक ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे कि राजा है, राजा ने एक व्यक्ति अपॉइंट किया किसी काम के लिए किसी एरिया में, और ये होता था सामंत। ठीक है, सामंत क्या करता था, राजस्व वगैरह वसूल करता था किसानों से, मजदूरों से, और मतलब काम करवाया करता था। तो जैसे कि राजा ने बोला कि इस चीज का 30% तुमको वसूल करके मुझे देना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने 30% की जगह 40% कर दिया, और 10% जो इसको एक्स्ट्रा मिला वो इसने अपनी पॉकेट में रख लिया। तो इस तरीके से और भी ज्यादा अमीर होता चला गया, इनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते चले गए, पूंजी इकट्ठी होती चली गई। अब इससे आगे राजा को भी नुकसान होने वाला था। क्यों, क्योंकि कुछ राजा जो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते थे प्रशासन पे, तो सामंत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले गए, और ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते थे कि राजा जब भी वीक पड़ जाता था तो ये क्या करते थे, अपने आप को फ्री घोषित कर देते थे। तो इस तरीके से सामंत की जो व्यवस्था है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। पूंजीवादी युग, बहुत ही इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं पूंजीवादी युग को। पूंजीवादी युग जिसमें पूंजी का स्वामित्व है, मतलब वो एक वर्ग आ जाता है जिसके पास बहुत सारी पूंजी है, वो अपने हिसाब से काम करवाता है लोगों से, यानी मजदूरी करवाता है। ये बड़े बड़े खेतों पे भी काम करवा सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज में भी काम करवा सकते हैं, लेकिन इन मजदूरों के पास अपना कोई अधिकार नहीं होता, इनकी कंडीशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, ये चीज है। और ये वर्ग एक तरीके से
एक तो शोषण करने वाला वर्ग है और ये वो वर्ग है जिसका शोषण किया जाता है। ठीक है, ये शोषण करने वाला वर्ग है और ये शोषित वर्ग है जिसका शोषण किया जा रहा है, मजदूर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, लास्ट एक और चीज है, ये है सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। अब ये क्या था, इसमें मेनली बात होती है श्रमिकों की, यानी जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी व्यवस्था पे अपना कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, अब व्यवस्था उनके हाथ में आ गई, नियंत्रण उनके हाथ में आ गया और कार्ल मार्क्स ने कहा है लुटेरों को लूटो, लुटेरों को लूटो, यानी जो पूंजीपति वर्ग है उनको लूट लो और अपना किसका, श्रमिकों का अपना एक कंट्रोल कर लो पूरा। तो समाजवादी व्यवस्था के थ्रू यही तो चाहते थे ना ये, कि एक वर्ग संघर्ष की जो स्थिति है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाए और किसका रूल हो जाए, श्रमिकों का। और इस हिसाब से हम समाजवाद का प्रयोग करके क्या करेंगे, जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से उसको दे दिया जाएगा, जो जितना काम करेगा उस काम के हिसाब से उसको बांट दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, जो कि एडम स्मिथ, ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, एडम स्मिथ और रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से लिया गया है। ठीक, इसकी तर्ज पर यह बना है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब बात करते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है क्या। इनकी एक बुक है कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। ठीक है, इस बुक में उन्होंने पूंजीपति वर्ग के बारे में, पूंजीवाद के बारे में काफी कुछ लिखा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में विश्लेषण किया है और इसमें इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, जैसे कि जो मजदूर है जो कहीं पर काम करता है, वो क्या करता है, कोई सामान बनाता है, सपोज एक वस्तु बनाई जिसकी कॉस्ट है 50 रुपए या फिर कितने भी रुपए मान सकते हैं, 50 रुपए, जिसमें से 10 रुपए किसको दिए गए, जिसने उस चीज को बनाया है, उसके ऊपर काम किया है, श्रमिक को 10 रुपए दे दिए हैं, तो यहाँ पर कितने कॉस्ट बचे, 40, ये किसके पास है, मालिक के पास। तो कार्ल मार्क्स का कहना है क्योंकि काम तो ज्यादा श्रमिक ने किया है तो उसको इतना कम पैसा क्यों दिया जाए, तो ये जो डिफरेंस है ना, यही है अतिरिक्त मूल्य। ठीक है, एक्स्ट्रा जो वैल्यू है जो उसको नहीं मिली है। और कार्ल मार्क्स ने तो ये तक कहा है कि जो अतिरिक्त मूल्य है ये ही इनके शोषण का कारण है, यानी ये ही चीज है जो इनका शोषण कर रही है। अतिरिक्त मूल्य इनको दिया जाना चाहिए और इतना ज्यादा उनको सताया नहीं जाना चाहिए। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का मतलब है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका अंत कर दिया जाए और एक ऐसा वर्ग आए जिसको हमने कहा सर्वहारा वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग। ठीक है, ये वर्ग आएगा तभी कुछ होगा। हमने ऐतिहासिक भौतिकवाद में भी ये चीज अच्छे से पढ़ी है ना, वर्ग संघर्ष के बारे में, सेम चीज है यहाँ पर। तो इन्होंने एक ऐसे युग की कल्पना की है, एक ऐसे वर्ग की कल्पना की है जब जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, वो एकदम खत्म हो जाएगा और इसको इन्होंने क्रांति की तरह बोला। ठीक है, कि ये क्रांति की तरह होगा, एक क्रांति लाएगा जिससे कि वर्ग संघर्ष बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो अमीर गरीब के बीच का है फर्क वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में अगर बात करें तो रोम में कुलीन वर्गों का शासन था। ठीक है, बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे, इसके अलावा कुछ सेवक वर्ग थे, जैसे कुछ छोटे सरदार थे। ठीक है, उसके बाद कुछ अल्पसंख्यक थे, ये सब भी क्या थे, दास हुआ करते थे। इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे, कारीगर हुआ करते थे। ये सब जो थे ये भी सेवा करने के उसमें आते थे, छोटे सरदार भी सेवक के रूप में आते थे। लेकिन धीरे धीरे एक और वर्ग आया, ठीक है, मध्यम वर्ग, जिसमें काफी एजुकेशन का विस्तार हुआ और बाद में इन्होंने क्रांति के लिए एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट तैयार किया। यहाँ पे एक और वर्ग की बात करेंगे, बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, और श्रमजीवी वर्ग। श्रमजीवी वर्ग काम करने वाला वर्ग, और बुर्जुआ वर्ग कौन सा वर्ग होता है, लेनिन ने बुर्जुआ वर्ग के बारे में बात की है। ठीक है, कि बुर्जुआ एक वर्ग है जो कि बहुत ज्यादा संपत्ति का मालिक है, इसके पास काफी ज्यादा पावर है, काफी ज्यादा क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसका प्रयोग, जिस चीज का प्रयोग किस चीज के लिए करता है, सिर्फ लाभ उठाने के लिए करता है। और लाभ किससे उठाता है, श्रमजीवियों से। ठीक है,
नेक्स्ट हम करेंगे क्रांति की बात। तो क्रांति मैंने आपको बताया, क्रांति क्या होता है, सिस्टम को जब पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि राजतंत्र की जगह पे लोकतंत्र ले आना, जो सिस्टम है पूरी तरीके से चेंज हो गया। हमने क्रांति रशियन रेवोल्यूशन देखा है, इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा है। तो उसमें एक तरीके से उन्होंने सिस्टम, अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है पूरी तरीके से बदल दिया था। तो यहाँ पर क्रांति में मेनली बड़े बड़े, जैसे कि औद्योगिक टाइम की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाने पे क्या हुआ था, जो जमींदार हैं वो एक तरीके से सामंतों के साथ मिल गए थे। ठीक है, सामंती युग आ गया था और हर जो छोटे किसान थे, छोटे मजदूर थे, उनको हर कोई क्या उनसे लाभ उठाने की कोशिश करता था। ठीक है, पैसे उनको कोई देने को तैयार होता नहीं था और काम बहुत ज्यादा उनसे कराया जाता था। तो इस हिसाब से इन्होंने दो तरीके की क्रांति की बात की है। एक तो बात की है बुर्जुआ क्रांति, जिसका परिणाम क्या हुआ, पूंजीवादी समाज आया। ठीक है, दूसरा इन्होंने बात की है सर्वहारा क्रांति, जिसके फलस्वरूप क्या आया, साम्यवाद। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। सर्वहारा क्रांति में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा है, रशियन रेवोल्यूशन को देखा है कि लेनिन ने कैसे क्रांति में अपना योगदान दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य संबंधी क्या विचार हैं कार्ल मार्क्स के। तो राज्य संबंधी विचार में सबसे पहले तो बोला जाएगा कि नैतिक संस्था, क्वेश्चन ऐसे आता है कि नैतिक संस्था, राज्य को नैतिक संस्था किसने बोला। तो अरस्तु और जो प्लेटो जैसे विचारक थे, इन्होंने नैतिक संस्था बोला है राज्य को। लेकिन कार्ल मार्क्स की अगर विचार की बात की जाए तो इन्होंने इसको वर्गीय संस्था बोला है, यानी इसकी वजह से सिर्फ वर्ग संघर्ष होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला है कि राज्य जो है वो एक तरीके का शासन है जो कि सिर्फ शोषण करने का एक यंत्र है, यानी इसकी वजह से सिर्फ वर्गों का निर्माण होता है और दास, मजदूर, इन सब का क्या होता है, सिर्फ शोषण, इनको एक्सप्लॉइट ही किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, जो बहुसंख्यक कृषक हैं वो क्या करते हैं, वो छोटे किसानों का से लाभ लेते हैं और उनको कोई भी फायदे वाली चीज नहीं होती, उनका सिर्फ शोषण ही किया जाता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने ये भी बोला है कि पूंजीपति वर्ग बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और ये जो वर्ग है ये ही ऊपर उभर कर आना चाहिए, और वर्ग, ये राज्य होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो ये बोला, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी तो। ठीक है, सर्वहारा वर्ग जो है उसका अधिनायक तंत्र की बात की, यानी ये जो वर्ग है ये एक दिन क्या करेगा, ये एक दिन अपना विस्तार कर लेगा और बिल्कुल देश में सबसे ऊपर जो वर्ग होगा सर्वहारा वर्ग ही होगा, यानी आम लोग जिनको कह सकते हैं। और इनके पास क्या है, संपत्ति है, लेकिन संपत्ति का जो विभाजन है वो किस तरीके से होगा, वो साम्यवादी तरीके से होगा। राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, शिक्षा के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसी जो भी जितने रिसोर्सेज होंगे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, किसी एक का अधिकार नहीं होगा उसके ऊपर। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, मतलब शिक्षा के बारे में बात होगी, महिलाओं और बच्चों के बारे में बात होगी। जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, सबसे बड़ी बात तो शिक्षा ही होती है ना। और इसके अलावा काफी सारी और चीजें इन्होंने इसमें मेंशन की थी। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विहीन समाज की इन्होंने बात की। राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज, इनका मानना यह है कि आदर्श कंडीशन कौन सी है, जब समाज में कोई राज्य नाम की चीज ही ना हो, जब कोई वर्ग ही नहीं बचेगा, कोई मालिक, कोई नौकर ही नहीं होगा, तो हमें राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें जाति, धर्म, रंग और धन दौलत, इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। हर किसी को अपने लिए न्याय पाने का अधिकार होगा और अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की क्या होगी, कोशिश कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था कार्ल मार्क्स का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैंने काफी अच्छे तरीके से इसको कराने की और इस तरीके से कराने की कोशिश की है। अभी एमसीक्यूज की वीडियो आएगी कल तक, और बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए मेरे साथ।